दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। कहा सत्ता में आने से पहले कहा था कि 2 कमरों के मकान में रहूंगा, लेकिन अब फूंक दिए 45 करोड़ रुपए। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी ने दावा कर कहा कि केजरीवाल ने रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लामा ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी आवास की सजावट में जनता का पैसा फूंक डाला है। अलका लामा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं, शायद इसलिए खामोश हैं। रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली इस पार्टी के सत्ता तक पहुंचते पहुंचते कथनी और करनी तथा तेवर बदल गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि रामलीला मैदान में केजरीवाल ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित की तरह महल बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे 45 करोड़ रुपए अपने सरकारी आवास की सजावट में जनता के फूंक डाले हैं। तल्खअंदाज में अलका लामा ने कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके 2 नेता भ्रष्टाचार में सलाखों के पीछे हैं। अगर थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो देश के सामने आकर बोलें कि मैंने झूठ बोला था, गुमराह किया था और अब आपसे माफी मांगता हूं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोली लोगों की सुनने के बजाय अपनी व्यथा सुनाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो लोगों की व्यथा सुनने के बजाय उनके सामने अपनी व्यथा सुनाते हैं। उन्होंने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धारवाड़ जिले के नवलगुंड शहर में एक जनसभा में कहा कि मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों की व्यथा सुनने के बजाय उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी सरकार किसी का सम्मान नहीं करती, चाहे वे लोग हों, उनके वोट हों या वो राज्य हों जहां पर वो शासन कर रही है, या फिर वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर हों जो हाल ही में टिकट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, या फिर पूरा लिंगायत समुदाय हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इतनी बेशर्मी से किया जाता है कि जो भ्रष्ट हैं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल रहा है और जो नहीं है उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया है। पीएम मोदी भ्रष्ट लोगों को फोन करते हैं और ईमानदार लोगों को भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है तो यह देश और राज्य के हित में नहीं होता है। नेता भूल जाते हैं कि लोग ही उन्हें नेता बनाते हैं और सरकारें केवल सत्ता हथियाने और पैसा कमाने के लिए बनती हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन और ठेकेदार संघ प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के बारे में पत्र लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार है कि एक विधायक के बेटे को 8 करोड़ रुपए नकद के साथ में पकड़ा जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। गौरतलब है कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले जमानत पर बाहर है कांग्रेस का शाही परिवार और दे रहे उपदेश। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में है और बीजेपी के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी ने कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरीके के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां पर आना आज कांग्रेस और जेडीएस की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा हैं। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना भी खेल खेल ले, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करने जा रही है। पीएम मोदी बोले क्या स्थिर सरकारों के पास में विजन नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी है। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया है। राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा वार करते हुए कहा कि आज जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी
पार्टी को हो रही है, इसीलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब वे मेरी तुलना सांप से भी कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, सेवा का भी स्वरूप है। पीएम मोदी ने इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का शाही परिवार जमानत पर बाहर है और वे उपदेश दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। युवाओं और छात्राओं के लिए बनाया तगड़ा प्लान। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब लगभग 10 दिनों का ही वक्त बचा है। बताया जा रहा है कि इसके मद्देनजर बीजेपी सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पार्टी की ओर से कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई और साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में मौजूदा राजनीतिक जंग को देखते हुए बीजेपी कर्नाटक की जनता को कई तरीके की योजना देने के साथ ही युवाओं और 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए बड़ी अहम घोषणाएं कर सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, कहा झूठे वादे करती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता कर्नाटक दौरे पर हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। बेलगावी के खानापुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा झूठे वादे करती है और उन्हें कभी पूरा नहीं करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने सभी वादे पूरे करती है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काम को देखा होगा और आप सभी को विश्वास है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने जनता को हर स्तर पर धोखा दिया है। भाजपा जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। हमारे लिए मुद्दे एकदम साफ हैं और हम जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटने नहीं देंगे। ये चुनाव जनता के नेता का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि उन्हें लूटा गया है और अब लोग बदलाव चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरने का आज 8वां दिन। कांग्रेस पार्टी ने अमिताभ बच्चन से की खास अपील। यह आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 8वां दिन है। इस बीच कांग्रेस ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से पहलवानों के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने अमिताभ बच्चन और दूसरे सुपरस्टार से पहलवानों का समर्थन करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरने में जमकर लगे मोदी विरोधी नारे। बजरंग पुनिया ने दी सफाई, कहा कुछ लोग हमारे प्रोटेस्ट को भड़काऊ आंदोलन बनाना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कुश्ती पहलवानों के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद आप पहलवानों ने आंदोलनकारियों को राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन और प्रदर्शन स्थल को जरिया न बनाने की नसीहत दी। पहलवान बजरंग पुनिया ने इस बारे में कहा कि वे भारत की बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रदर्शन को भड़काऊ आंदोलन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि कुछ लोग आंदोलन को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे धरने में शामिल हो गए हैं और इसे भड़काऊ आंदोलन बनाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। ये आंदोलन भारत की बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई है। ये भारतीय कुश्ती को बचाने की लड़ाई है और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वे किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे समर्थन में हैं। बजरंग पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति और बाकी दूसरी चीजें बाद में आती हैं। महिलाओं की गरिमा और उनका सम्मान सबसे पहले है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से राजनीति में शामिल न होने की अपील की और कहा कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन है, इसीलिए किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ें। वहीं इस मामले में विनेश फोगाट ने कहा कि हम संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों का सम्मान करते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनका सम्मान के खिलाफ हो, लेकिन आम आदमी भी सम्मान का हकदार है और हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। बता दें कि देश की कुछ दिग्गज महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पहलवानों के आंदोलन में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगे, जिसके बाद बजरंग पुनिया ने सफाई दी और कहा कि कुछ लोग हमारे प्रोटेस्ट को भड़काऊ आंदोलन बनाना चाहते हैं।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने रविवार को 100 एपिसोड के ऐतिहासिक पड़ाव को छू लिया है। इस मौके पर केंद्र सरकार के मंत्रियों, सभी राज्यों की भाजपा इकाइयों के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य पार्टी नेताओं के साथ मुंबई में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये बेहतरी के लिए सामाजिक बदलाव का आंदोलन है। ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का मंच है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की मन की बात को कांग्रेस पार्टी ने बताया मौन की बात, कहा आज फेंको मास्टर स्पेशल है। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने शो मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर उनका जमकर घेराव किया। उन्होंने पीएम मोदी के शो मन की बात को मौन की बात बताया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के शो को लेकर बीजेपी की ओर से कई तैयारियां की गई हैं। अपने शो के प्रसारण से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को उनके मन की बात सुनकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता जयराम रमेश ने देश की स्थिति पर बात करते हुए उन पर सवालिया निशान लगा दिए। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि मन की बात का 100वां दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन ये चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, महिला पहलवानों का अपमान, किसान संगठनों के किए गए वादों को पूरा न करने तथा कथित भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कर्नाटक जैसी डबल इंजन की राज्य सरकारों के लिए मौन की बात है। जयराम रमेश के इस ट्वीट पर आमजन में खूब प्रतिक्रिया हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं और देश के किसानों, जवानों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की मन की बात कब सुनेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मौन की बात बताया। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम की हुई शुरुआत, 6 मई तक डाले जाएंगे वोट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में करीब एक हफ्ते के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की ओर से भी की जा रही है। कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के ऑप्शन की घोषणा करने के बाद चुनाव आयोग ने रविवार यानी 30 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। चुनाव आयोग ने राज्य भर में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग और मतदान एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम उनके घर का दौरा करेगी और उनसे मतदान करवाएगी। वहीं इस दायरे में आने वाले सभी मतदाता इस प्रक्रिया के माध्यम से 6 मई तक मतदान कर सकेंगे। कर्नाटक के जिन मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प चुना है, उन्हें अपने घर पर रहते हुए ही मतदान की सारी सुविधाएं दी जाएंगी और वे अपनी स्वेच्छा से बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकते हैं। इन सबको कदाचार मुक्त मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम नियुक्त की है, जिनमें 2 मतदान अधिकारी, 1 ऑब्जर्वर और पार्टी एजेंटों के साथ ही पुलिस दल भी मौके पर मौजूद रहेगा। मतदान पूरा होने के बाद बैलेट बॉक्स को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं को पहुंचा रही नुकसान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनावी अभियान जोरों पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा रही है। पीएम मोदी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल को कलबुर्गी में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को बीजेपी ने पीएम मोदी का अपमान बताते हुए माफी की मांग की थी। चुनाव राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री पर निजी हमले कर रहे हैं, वे स्वस्थ लोकतंत्र व्यवस्था के टुकड़े कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।